बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक रेफरेंस आया है और उस रेफरेंस में चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान को चार्जशीट किया गया है। ये रेफरेंस कहाँ से आया है, किसने फ़ाइल किया है और इस रेफरेंस में चीफ जस्टिस के साथ अदालत उज़्मा के कौन से 4 जज साहबान को चार्जशीट किया गया है, रेफरेंस में क्या इल्ज़ाम लगाया गया है। एक तो नाज़रीन ये तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी ख़बर नाज़रीन, पिछले 15 घंटों में जो तहरीक इंसाफ को दूसरी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, इस ख़बर की तफ़सीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा नाज़रीन हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो न्यूज़ चैनल पे ये ख़बर रिपोर्ट की जा रही है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब के सूबाई इंतखाबात के हवाले से अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि मरीम नवाज़ जो है वो 28 जनवरी को 3:30 बजे जो है वो लाहौर लैंड करेंगी। अब इस सारी ख़बर में जो मीडिया पे रिपोर्ट की जा रही है नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की मुलाकात के हवाले से, इसमें मरीम नवाज़ की वापसी की ख़बर है, इसमें राना सनाउल्लाह की वापसी की ख़बर है कि वो मरीम नवाज़ के साथ पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर इसमें वापसी की ख़बर नहीं है तो नवाज शरीफ की वापसी की ख़बर नहीं है और अभी तक किसी किस्म की कोई तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान कब वापसी होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, कल लंदन में हमारे एक सहाफ़ी दोस्त, उनका नाम भी आपको बता देते हैं, हसन अयूब, उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ के साथ, जो उनका वहाँ पे ऑफिस है हुसैन नवाज़ का। इस मुलाकात के बाद नाज़रीन मैंने हसन अयूब के साथ रब्ता किया। मैंने उनसे पूछा कि आप नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करके वापस आए हैं, अभी वो मौजूद लंदन में हैं लेकिन वहाँ से वो अपने दोस्तों के साथ जब अपनी लोकेशन पे गए, अपनी रेजिडेंस पे गए, तो मैंने उनके साथ रब्ता करके पूछा कि इस मुलाकात में जो आप नवाज शरीफ के साथ करके आए हैं, क्या आपको कोई ऐसा हिंट मिला नवाज शरीफ के साथ गुफ्तगू करके, कोई इशारा मिला कि नवाज शरीफ आखिर कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो हसन ने जो मेरे साथ ख़बर शेयर की, उसने कहा कि मेरी जो मुख्तसर सी मुलाकात हुई इसमें नवाज शरीफ के साथ गुफ्तगू तो हुई लेकिन उन्होंने पाकिस्तान वापसी के हवाले से किसी किस्म का ना कोई इशारा दिया, ना कोई हिंट दिया और ना ही किसी किस्म की उन्होंने तारीख़ का ऐलान किया। लेकिन अलबत्ता एक बात जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हसन अयूब ने मेरे साथ शेयर की कि अगर ये डेवलपमेंट हुई तो इससे आप ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी होने जा रही है। और मैंने भी उस बात के साथ जो हसन अयूब ने मेरे साथ की, मैंने उसके साथ इत्तफ़ाक़ किया। हसन अयूब ने नाज़रीन ये कहा कि ये जितने नवाज शरीफ की वापसी के दावे हो रहे हैं, कतई नज़र इन दावों के नवाज शरीफ की वापसी तब होगी जब नून लीग की तरफ से हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फिर लाहौर हाई कोर्ट में जब भी हसन अयूब ने कहा कि ऐसी कोई मूव होगी, ऐसी कोई दरख्वास्त नून लीग की तरफ से दायर की जाएगी नवाज शरीफ की प्रोटेक्टिव बेल के लिए, तो ये एक सिग्नल होगा, इशारा होगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो दावे हो रहे हैं, दावे अपनी जगह पे, ये एक कन्फर्मेशन होगी कि प्रोटेक्टिव बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मूव कर दी गई है। मोस्ट प्रॉबेबली इसी बात का इम्कान है कि जब भी ये फ़ैसला हुआ तो ये जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। तो ये नाज़रीन जितनी भी ख़बरें आती हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यकीन आप उस खबर उस दिन कीजिएगा जब ऐसी कोई दरख्वास्त प्रोटेक्टिव बेल की अगर किसी हाई कोर्ट में दायर होती है तो आप समझ लीजिएगा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो रही है। और अगर ऐसी कोई दरख्वास्त दायर नहीं होती तो बेशक जितनी मर्जी ख़बरें रिपोर्ट हो रही हों, आप नाज़रीन ने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से किसी खबर पर यकीन नहीं करना। अगली खबर भी नाज़रीन वफाकी हुकूमत के हवाले से है और लगता यह है कि अटॉर्नी जनरल की जो तैनाती का मामला है वो वफाकी हुकूमत के गले पड़ गया है। पिछले हफ्ते एक नोटिस लिया गया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से, उस नोटिस के बाद हुक्मनामा जारी किया गया। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल की तैनाती करनी थी लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी भी वकील को जो कि सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, उन्हें अटॉर्नी जनरल जो है वो नहीं लगाया गया। इसके बाद कल भी जस्टिस काजी फायसा ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए और मुतनब्बे किया हुकूमत को कि प्यार से कह रहे हैं
कि अटॉर्नी जनरल की तैनाती कर दें। जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे हमें जो है जो एक मुनासिब मामलत होती है वो हमें मामलत नहीं मिल रही। अच्छा, ये नोटिस जो लिए गए, ऑब्जर्वेशन दिए गए जस्टिस काजी फायसा की तरफ से, लेकिन नाज़रीन अब इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने भी इस मामले का अटॉर्नी जनरल की तैनाती ना होने का नोटिस लेके वजारत कानून से जवाब तलब कर लिया है और उनसे पूछा गया है कि बताया जाए कि नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती आखिर क्यों नहीं की जा रही। तो अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले के ऊपर एक्शन ले चुकी है, नोटिस ले चुकी है। तो देखते हैं कि कब ये तैनाती हुकूमत की जानिब से की जाती है। अगली खबर नाज़रीन शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक है, उनकी अबूरी ज़मानत में। तो यानी पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, तो अगली खबर लाहौर हाई कोर्ट से है। खबर नाज़रीन है कि शहबाज गिल साहब की जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर एक्सटेंड तो कर दी गई ज़मानत, अबूरी ज़मानत जो शहबाज गिल की थी 26 जनवरी तक। लेकिन साथ में शहबाज गिल साहब के वकील ने कहा कि आज जो सरकारी वकील ने रिपोर्ट पेश की जिसमें यह कहा गया है कि मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ 3 मुकदमात हैं, तो एक मुकदमा जो कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ है वो सरकार की जानिब से छुपाया जा रहा है। तो अदालत ने आज भी वो पिछले वाला ऑर्डर जारी कर दिया कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं और जो दलाइल दिए गए हैं उनके वकील की जानिब से, उनकी रोशनी में तमाम तर मुकदमात की डिटेल आइंदा समात पर यानी पेश की जाए 26 जनवरी तक। और साथ में सेक्रेटरी दाखिला और होम सेक्रेटरी जो पंजाब के हैं उन्हें भी नोटिस करके बुला लिया गया है। अदालत से नाज़रीन एक और ख़बर भी है और वो है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, जिन्होंने पार्क लेन रेफरेंस का जो दायरा अख्तियार है न्याय अदालत का, उसको भी चैलेंज कर दिया है। एक और छोटी सी खबर शेयर करके अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं, जिन 2 खबरों का मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया। एक नाज़रीन यह है कि महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। IMF के साथ पाकिस्तान डील करने जा रहा है, मुआहिदा करने जा रहा है और ये पाकिस्तान की मजबूरी भी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए बुरी खबर भी है। महंगाई का नया तूफ़ान आएगा, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन जो डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जा रहा था, अब डॉलर की कीमत को मार्केट बेस करने का फ़ैसला किया गया। यानी इसका मतलब ये है कि महंगाई में एक साथ काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने का इम्कान है। डॉलर को जब ओपन छोड़ा जाएगा मार्केट बेस के ऊपर, उसकी वैल्यू जो है वो रखी जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि इंटरबैंक में अगर डॉलर 225-226 रुपए का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इंटरबैंक में कितना रेट है डॉलर का, लेकिन अगर ये ओपन मार्केट में जो इसकी बेस प्राइस होगी उसके ऊपर अगर इसे ले जाया गया तो देखते हैं कि कहाँ पे जाके डॉलर की जो उड़ान है उसका इख्तिताम होगा। वैसे फॉरेक्स एक्सचेंज के जो ज़िम्मेदारान है उनकी जानिब से कहा गया है कि 253 रुपये जो है वो डॉलर का रेट होगा। अगली खबर नाज़रीन, अपनी 2 खबरें बड़ी खबरों पर आने से पहले PTI की नाज़रीन एक और ख़बर है और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि PTI ने जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करने का फ़ैसला किया गया है। एक तरफ फवाद चौधरी साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक मुंशी से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं, मुंशी से ज़्यादा उसका किरदार नहीं, और दूसरी जानब इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ बाकायदा प्लानिंग के तहत, बाकायदा हिकमत अमली के तहत जो है इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त लेके जा रही है। हालांकि ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से जहां रिलीफ मिलने के ज़्यादा इम्कान है तहरीक इंसाफ को वहां नहीं ले जा रहे हैं, और जिस इदारे के ऊपर PTI रिजर्वेशन का इजहार करती है कि उसका हर फैसला हमारे खिलाफ आता है, तो ये भी इलेक्शन से पहले एक क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की उसे क्वेश्चन करने के लिए ये दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दायर करने जा रही है। और इसका साफ साफ सीधा सीधा मकसद ये है कि इसमें रिलीफ हासिल करना इलेक्शन कमीशन से मकसद नहीं, मतलब नहीं, बल्कि इसमें इलेक्शन कमीशन को जो है वो टारगेट करना मकसद है। ज़ाहिर सी बात है कि इस किस्म की दरख्वास्तों के ऊपर जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका हो और तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर उस पर इलेक्शन कमीशन की ईमा शामिल हो, इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ ना हो, तो कोई सियासी जमात जाके ये कहना कि 25 मई के जो अफसरान थे उन्हें यहाँ पे क्यों लगाया गया, मॉडल टाउन सानिया के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे क्यों लगाया गया, उनके ऊपर किसी किस्म की महकमाना पाबंदी नहीं है, तो PTI किस किस्म का एतराज़ करने जा रही है। और अगर वो एक्यूज़ थे तो PTI के जितने महीने यहाँ पे हुकूमत रही, जो 25 मई के जो ज़िम्मेदारान थे, पुलिस के ऑफिशियल थे, उनके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्हें नौकरियों से क्यों नहीं निकाला, और जो सानिया मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारान थे उनके खिलाफ एक्शन लेके उन्हें नौकरियों से क्यों बरतरफ नहीं किया। लेकिन ये सवाल PTI से नहीं पूछना, आप पूछेंगे तो आप लिफाफा सहाफ़ी होंगे, आप जेन्युइन सहाफ़ी नहीं होंगे, आप गैर जानिबदार सहाफ़ी नहीं होंगे, आप जानिबदार सहाफ़ी होंगे अगर ये सवाल आप उठाएंगे PTI से मुतल्लिक, उनकी हुकूमत की गवर्नेंस से मुतल्लिक, उनकी हुकूमत के सियासी बयानी से मुतल्लिक या बाकी मामला से मुतल्लिक। अब आ जाते हैं पिछले 15 घंटों में तहरीक इंसाफ को दूसरी कौन सी नाकामी का सामना करना पड़ा।
नाज़रीन, स्पीकर की जानिब से पहली जो नाकामी आज तहरीक-ए-इंसाफ को फेस करना पड़ी, वो जो स्पीकर की तरफ से 43 यकमुश्त इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए गए। और ये नाज़रीन पीटीआई के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और ईमेल के ज़रिए स्पीकर को दरख्वास्त भिजवा के तहरीक-ए-इंसाफ सेटिस्फाइड थी कि अब उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, बाद में ये खबर सामने आई कि वो इस्तीफ़े 22 जनवरी को स्पीकर ये दरख्वास्त आने से पहले एक्सेप्ट करके उनका प्रोसेस मुकम्मल करवा चुके थे। अब सिर्फ इसकी खबर जो है वो जारी करना बाकी रहती थी। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन और ख़बर भी है कि स्पीकर साहब ने तो 43 इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया। पीटीआई के कबूल किए गए 33 इस्तीफ़ों के मामले पर गौर व खौज़ किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला नहीं सुना सका कि आया कि इन 43 इस्तीफ़ों को पीटीआई की दरख्वास्त की रोशनी में क्या करना है। पीटीआई के लोगों को डी नोटिफाई करना है या पीटीआई के लोगों को डी नोटिफाई नहीं करना। तो एक तो शॉकिंग न्यूज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये थी। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन पंजाब और केपीके के बल्दियाती अपना सूबाई इंतखाबात के हवाले से एक ख़बर भी शेयर कर लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से केपी और पंजाब के गवर्नर्स को ख़त लिखने का फ़ैसला किया गया है कि एक तो वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें, और दूसरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस इलेक्शन में, इन इंतखाबात में जो जुडिशल अफसरान या ब्यूरोक्रेसी के अफसरान डीआरओज़ और आरओज़ की ज़िम्मेदारी सर अंजाम देंगे, उनकी फ़हरिस्तें भी जो है इलेक्शन कमीशन ने तलब कर ली हैं। अब दूसरी नाकामी तहरीक-ए-इंसाफ को क्या फेस करना पड़ी है, ये जो नाज़रीन इस्तीफ़े एक्सेप्ट किया गया है, इसके बाद पीटीआई के 8 ऐसे अरकान थे, जिसमें 6 पीटीआई के अरकान असम्बली थे, 2 जो है उनके आप कह सकते हैं कि उन्हें रहनुमा नहीं कह सकते, लेकिन वो हिस्सा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है, जिसमें आमिर सुल्तान साहब थे, आमिर डोगर साहब थे, गुलाम मोहम्मद लाली साहब थे, ख्वाजा शिराज साहब थे, जुल्फ़कार अली थे, लालचंद साहब थे और राशिद महमूद साहब थे, जिन्हें इमरान खान साहब का पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है। और जो वज़ीराबाद में खान साहब पे हमला हुआ था, राशिद भाई उस हमले में ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें भी सेहतयाब किया, इमरान खान साहब भी सेहतयाब हुए, और बाकी भी पीटीआई के जितने लोग ज़ख्मी हुए थे वो तमाम के तमाम अल्लाह के शुक्र से सेहतयाब हो चुके हैं। तो ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे थे, और इनका मकसद ये था कि जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं, आखिरी जो चंक 43 इस्तीफ़ों का एक्सेप्ट किया है, इस पे चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की जाए। अच्छा, चीफ़ जस्टिस के साथ तो मुलाकात ना हो सकी, उन तक बात भी ना पहुंच सकी, और फिर इन्होंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके साथ मुलाकात कर सकें। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई के इन लोगों के साथ जो है मुलाकात करने से इनकार कर दिया, और फिर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आमिर डोगर साहब ने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि पीटीआई को असम्बली में वापस जाना चाहिए। अच्छा, ये रिमार्क्स उस वक्त दिए थे जब तहरीक-ए-इंसाफ अपनी दरख्वास्त लेके आई थी कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट करवाए जाएँ। वो मुकदमा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें पीटीआई कह रही है कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ। तो वो कह रहे थे कि चीफ साहब ने कहा था आमिर डोगर साहब के हमें पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए, लेकिन हमारे इस्तीफ़े अब एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो हम चीफ साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे कि आपने ये रिमार्क्स दिए, हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो गए। अरे भाई, उस बात को महीने गुजर चुके हैं, आपको 2 दिन 5 दिन के बाद चले जाना चाहिए था। बाकी इस मामले के ऊपर जितनी बहस की जाए कि आप पहले आने का कह रहे थे, जब वो आने लगे आपने उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए। पीटीआई के ऊपर ये बात फिट होती है कि आप पहले कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड असम्बली है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये साजिश के तहत आए हैं, रजीम चेंज की साजिश है, इनके साथ हम नहीं बैठेंगे। लेकिन इस्तीफ़े देने के बाद फिर कहा कि नहीं, हम इनके साथ बैठेंगे और निगरान सेटअप के लिए बैठेंगे। तो जब आपने इस्तीफ़े दिए थे तो उस वक्त आपको नहीं पता था, क्या आपको 18वीं तरमीम का नहीं पता था कि निगरान सेटअप होता है? निगरान सेटअप में आपने मुशावरत के साथ जो है वो एक वज़ीर-ए-आज़म लगाना है। अच्छा, चलें एक और व्लॉग में आपको ये खबर भी देंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। जब भी असम्बली तहलील होगी, इंतखाबात का ऐलान होगा, तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, ये खबर किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अब जो जज साहबान के खिलाफ नाज़रीन रेफरेंस आया है, तो वो रेफरेंस भी आप सुन लें। इस मुलाकात ना होने का पीटीआई ने रद्द-ए-अमल दिया। पीटीआई के लोग वहाँ पे गए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन चूँकि मुलाकात ना हो सकी तो तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मुलाकात के ना होने का भरपूर अपने गम और गुस्से का इज़हार किया। फवाद चौधरी साहब ने 6 बजे के बाद एक मीडिया टॉक की, यानी 24 जनवरी को, अब पता नहीं आप 25 जनवरी को प्रोग्राम ना देख रहे हों। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में फैसला सुनाया था, मुल्क को जिन हालात का सामना है, जिन बहरान का सामना है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का नतीजा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करवा देती तो आज इलेक्शन हो चुके होते, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होता। अब इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक और बात भी की, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि किस बेहतरीन अंदाज से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे थे कि आप आइन का दिफा ना करें, आइन को प्रोटेक्ट ना करें और गैर आइनी फ़ैसले दें ताकि आपके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बन सके।
फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है और जो निगरान, वज़ीर आला और गवर्नर की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं, ये आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं, तो इनका तो हम पीछा करेंगे, इनके खिलाफ जब हम इक़्तिदार में आएंगे, इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाएंगे। तो उनके खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, वज़ीर आला के खिलाफ, निगरान वज़ीर आला के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ तो आर्टिकल 6 और गद्दारी के मुकदमे बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस से कह रहे थे कि आपने जो गैर आइनी एक रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की, उसको आपने गैर कानूनी करार नहीं देना था, आपने इलेक्शन कराने थे। हालांकि मुकदमा था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक, क्या वो आइनी थी, गैर आइनी थी, उसमें कहीं भी इलेक्शन का जिक्र नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने ना करवाने के हवाले से किसी किस्म का खुद नोटिस लिया था। लेकिन क्या करें, उस बेंच में चीफ जस्टिस साहब शामिल थे, इजाजुल हसन साहब शामिल थे, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, उसमें जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब शामिल थे, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदू खेल शामिल थे। तो आज ये इस किस्म का स्टेटमेंट दे के फवाद चौधरी साहब ने उस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के रूलिंग के खिलाफ जो फैसला सुनाने वाला, जो कि मुत्तफ़िक़ा फैसला था, आइनी फैसला था, कानूनी फैसला था, उस बेंच के जज साहबान के खिलाफ एक रेफरेंस अवाम की अदालत में पेश किया और उन्हें चार्जशीट किया कि देखें जी, ये मुल्क का जो हाल है, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। हालांकि ये फ़ैसला अगर ना आता अदालत की तरफ से तो ये गैर आइनी फ़ैसला होता, गैर कानूनी फ़ैसला होता। लेकिन गैर आइनी इक़दाम को गैर आइनी डिक्लेयर करने के ऊपर, एक आइनी फ़ैसला देने के ऊपर फवाद चौधरी साहब जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को, 5 जज साहबान को कर्ज कर रहे थे, उन पर तनकीद कर रहे थे कि देखें आपने हमारी बात नहीं मानी, आप इलेक्शन करवा देते तो ये हालात ना होते। यानी एक उनसे गैर आइनी इक़दाम का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों को जो है वो लेसन मिले हैं, तो इस स्टेटमेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जो है वो समझने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं फर्दर क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।